दोस्तों, आप सभी का गीतांजलि परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी किया था। और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमने दो ही बातों का अध्ययन किया था। एक किया था स्पेस के ऑर्बिट के बारे में डियर, और दूसरी बात अपन ने की थी फ्यूल के बारे में। दो ही चीज़ों पर अपन बात कर पाए थे कि स्पेस की ऑर्बिट क्या होती है, जो रॉकेट के अंदर जो ईंधन भरा जाता है वो ईंधन क्या होता है। दो चीज़ों पे मतलब हम प्रणोदक पे बात कर चुके थे। आज अपन बात करने वाले हैं रॉकेट के संदर्भ में। कि मैं बात सबसे पहली लाइन ये है कि रॉकेट का जो वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या होता है डियर, ईंधन होता है। तो ध्यान से सुनना भाई। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रॉकेट पर, और मैंने ये कहा कि रॉकेट के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है दोस्तों, ईंधन होता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि ये कहा जाता है कि रॉकेट जो होता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करता है। गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अब न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उस नियम का नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। उसे इस नाम से जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया एंड प्रतिक्रिया ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, तीसरा नियम है, जिस पर कौन काम करता है दोस्तों, रॉकेट काम करता है। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं उन पे बात करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि रॉकेट जो होता है वह स्वयं नियंत्रित नहीं होता, नहीं होता। मतलब जो रॉकेट है इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना कि रॉकेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाइल होती है, मिसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रॉकेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर अपनी उसे प्रक्षेपण स्थल से इसको लॉन्च कर दिया तो फिर इस रॉकेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि मिसाइल जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो पॉइंट हो गए, ठीक है डियर। अब इसकी बात आती है संरचना की कि रॉकेट के अंदर किस तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो मैं एक थोड़ा लाइनर एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको देखना। ये लो 1 2 3 और 4। देखो रॉकेट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मैं 4 चरण की बात कर देता हूं तो 4 चरण होते हैं डियर कौन से रॉकेट में, पीएसएलवी रॉकेट में। इस चीज़ को ध्यान रखना कि 4 चरण जो होते हैं वो पीएसएलवी रॉकेट में होते हैं। ये जो 4 चरण है डियर, इन चारों चरणों में क्या भरा होता है, ईंधन। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन चारों ही चरणों में ईंधन भरा होगा। और ये जो जगह है इस जगह पर क्या होता है दोस्तों, उपग्रह होता है, क्योंकि रॉकेट का कार्य है उपग्रह को ले जाने का। अब उपग्रह को लेके कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष में, मतलब स्पेस की ऑर्बिट में, स्पेस की कक्षा में लेके जाएगा। ये बात क्लियर रखना। तो ये लेके जाएगा साहब। अब ईंधन भरा हुआ है। अब ईंधन पे मैं बात कर चुका हूँ, ये भी 2 प्रकार का ईंधन होता है। एक होता है ठोस ईंधन और एक होता है द्रव। इस द्रव को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है डियर, तरल। अब ठोस की जब मैं बात करता हूँ, यदि आपसे पूछा जाए कि पीएसएलवी रॉकेट में साहब ये जो चरण होते हैं तो कौन से में कौन सा भरते हैं, तो डियर ध्यान रखना 1 और 3 जो नंबर का जो चरण है इसमें तो ठोस होगा, और 2 और 4 में कौन सा होगा, तरल ईंधन होगा। ये बात क्लियर ध्यान रखना कि तरल ईंधन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ठोस ईंधन से ज़्यादा अधिक ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऊर्जा जब ज़्यादा मिलेगी तो दूरी भी ज़्यादा तय करेगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये चीज़ मैंने इससे भी बात करी किस पर, पीएसएलवी रॉकेट पर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रॉकेट है, इस रॉकेट का जो वर्गीकरण है, इन रॉकेट का जब हम वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे नाम सुना है, पीएसएलवी नाम सुना है, जीएसएलवी नाम सुना है, एसएलवी-3 है, एएसएलवी है, और अभी वर्तमान में किस पे कर रहे हैं, आरएलवी पे बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है डियर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब अलग अलग क्यों है, एक से ही काम चला लें तो क्या दिक्कत आ रही है। तो डियर इसी पे बात करना चाह रहा हूँ मैं ये कहूँगा कि रॉकेट का जो वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या होता है दोस्तों, ईंधन होता है। तो देखो कैसे है। तो कुल मिला के बात ये क्लियर हो गई कि रॉकेट एक साधन है उपग्रह को ले जाने का। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो रॉकेट के वर्गीकरण का आधार
ईंधन होता है, ईंधन होता है। मतलब कुल मिला के तीसरा जो पॉइंट है कि रॉकेट के वर्गीकरण का आधार कौन सा है दोस्तों, ईंधन। अब अपन बात करते हैं किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं ईंधन। देखो ईंधन को जब आधार माना तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक नाम दे दिया डियर सरल रॉकेट और एक नाम दिया गया जटिल रॉकेट। मतलब कुल मिला के बात जो है कि जो रॉकेट का वर्गीकरण किया गया वो इस आधार पर किया गया है कि सरल रॉकेट या जटिल रॉकेट, दो ही होते हैं रॉकेट, तीसरा होता ही नहीं है। अब साहब सरल रॉकेट की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सा रॉकेट आएगा, और जटिल रॉकेट की बात करते हैं तो साहब इसके अंदर कौन सा रॉकेट आएगा। तो डियर ध्यान से सुनना, जब मैं सरल रॉकेट की बात करूं, ईंधन के आधार पर दो ही पार्ट हैं, सरल और जटिल, ठीक है डियर। अब देखो सरल की जब मैं बात करता हूं तो सरल के अंदर माना जाता है कि वे रॉकेट जिनके अंदर सिर्फ कौन सा ईंधन भरा जाएगा, ठोस। मतलब सरल रॉकेट के उदाहरण वही रॉकेट होंगे जिनमें सिर्फ एक ही ईंधन होगा और वो ईंधन होगा सिर्फ कौन सा दोस्तों, ठोस ईंधन होगा। तो बात क्लियर हो गई। तो सरल रॉकेट के अंदर आएगा कौन सा, ठोस ईंधन। अब मैं ठोस ईंधन के नाम की बात कर ले तो एक नाम ध्यान रखना HTPB और एक नाम ध्यान रखना LTPB। बात क्लियर हो गई। ये तो सरल रॉकेट के अंदर है। तो सरल रॉकेट में ठोस ईंधन नाम हो गया HTPB और LTPB डियर। अच्छा अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से रॉकेट हैं कि साहब इसके अंदर भारत ने कौन कौन से रॉकेटों का निर्माण किया है, उनके नाम बताओ। तो एक तो चीज़ ध्यान रखना डियर, इसके अंदर एक रॉकेट आता है SLV-3 और दूसरा आता है दोस्तों ASLV। ये जो दो रॉकेट हैं SLV-3 और ASLV, ये दोनों के दोनों सरल रॉकेट के उदाहरण हैं। टू टाइप्स करें फ्यूल के आधार पर, सरल और जटिल। तो सरल के अंदर मैंने लिखा ठोस ईंधन HTPB LTPB, और इसके दो उदाहरण हैं, इसके दो रॉकेट हैं इसके जिसके अंदर ठोस ईंधन ही भरा जाता है, ठोस के अलावा और कोई सा भी ईंधन नहीं भराया जाता डियर। वो है एक तो SLV-3 और दूसरा है कौन सा दोस्तों, ASLV। ये दोनों के दोनों सरल रॉकेट के उदाहरण हैं। अब देन मैं दूसरा बात करता हूं दोस्तों जटिल रॉकेट की। तो जैसे ही मैं जटिल की बात करता हूं तो इस जटिल के दो वर्गीकरण कर दिए। इस जटिल के भी दो टाइप्स हैं। पहला है सामान्य ताप, सामान्य ताप पर, और एक दूसरा है डियर निम्न ताप पर। इस पॉइंट को समझना, मतलब जटिल के भी दो भाग हैं, एक तो सामान्य ताप और एक है निम्न ताप। अब सामान्य ताप पर कोई भी होगा पदार्थ, वो किस फेज में रहेगा, लिक्विड में रहेगा ना भाई। अच्छा तो सामान्य ताप पर जो रॉकेट हैं या सामान्य ताप की जब मैं बात करता हूं तो इसमें ईंधन होगा कौन सा, द्रव। अब द्रव को हम क्या नाम दे सकते हैं दोस्तों, तरल। ऐसा तो कोई नहीं है साहब द्रव और तरल अलग अलग होते हैं, एक ही बात है साहब, द्रव और तरल एक ही बात है डियर, है ना। तो द्रव या तरल ईंधन, तो ये बात क्लियर हो गई। तो जटिल के अंदर भी सामान्य है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, निम्न। सामान्य ताप पर द्रव या तरल हो गया। अब ये बात आती है कि साहब इसके नाम बताओ। तो डियर इसका नाम है UDMH और एक नाम है MMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन या मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब दूसरा सुनना, ये हो गई बात। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाए रॉकेट का नाम कि साहब सामान्य ताप पर जो रॉकेट है उसका नाम क्या है। तो डियर ध्यान रखना, इसके अंदर एक उदाहरण आता है PSLV रॉकेट, कि सामान्य ताप पर जिस रॉकेट की हम बात करते हैं वो होता है कौन सा, PSLV रॉकेट। तो सामान्य ताप पर कौन सा रॉकेट हो गया, PSLV, और जबकि सरल के अंदर जब बात करें ठोस ईंधन पर तो SLV-3 और ASLV, ठीक है। अब देन मैं आगे बात करता हूँ निम्न ताप की। जैसे ही निम्न ताप नाम आया डियर, तो निम्न ताप से हमें पता लग गया कि यहाँ पर एक शब्द आएगा क्रायोजेनिक तकनीक। क्रायोजेनिक तकनीक, ये निम्न ताप के नाम आते ही यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया, क्रायोजेनिक तकनीक। जैसे ही क्रायोजेनिक तकनीक नाम सुना डियर, तो आप एक चीज़ मुझे बताओ कि क्रायोजेनिक तकनीक या क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, क्योंकि डियर मैं आपको बता दूं क्रायो का हिंदी में अर्थ होता है निम्न ताप, निम्न ताप माना जाता है। बात क्लियर हुई। तो इसके अंदर यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं क्रायोजेनिक तकनीक के अंदर,
तो इसके अंदर एक रॉकेट का नाम आता है GSLV। कौन सा रॉकेट है भाई? GSLV। तो बात क्लियर हो गई ना कि ईंधन के आधार पर रॉकेट का वर्गीकरण देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि सरल रॉकेट और नंबर 2 जटिल रॉकेट। बात क्लियर डियर? सरल रॉकेट की जब मैं बात करता हूँ तो ईंधन कौन सा आया? ठोस। ठोस के नाम है HTPB और LTPB। इसके अंदर रॉकेट कौन से हैं? 2, SLV3 और ASLV, क्योंकि इनमें पूर्णतः डियर कौन सा ईंधन भरा गया है? ठोस ईंधन भरा गया है। दूसरा, जब मैं जटिल की बात करता हूँ तो जटिल के अंदर एक आता है सामान्य ताप और एक होता है डियर निम्न ताप। सामान्य ताप की अपन जब बात करें तो इसके अंदर आता है द्रव या तरल ईंधन, एक ही बात है, और इसका नाम है UDMH और एक नाम है MMH। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है PSLV रॉकेट। PSLV रॉकेट हो गया। अच्छा, दूसरा, जब मैं निम्न ताप की बात करता हूँ तो निम्न ताप के अंदर क्रायोजेनिक तकनीक या क्रायोजेनिक इंजन, एक ही बात है। इसके अंदर हम किस रॉकेट का प्रयोग करते हैं? GSLV रॉकेट। तो बात क्लियर हो गई ना। तो ये मेन चीज़ है कि रॉकेट का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट ही पढ़ लिया, ऐसे नहीं भाई साहब, क्लियर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये भी ध्यान रखना कि रॉकेट का जो वर्गीकरण है वो ईंधन के आधार पर, और उसका कोई बेसिस नहीं है, वो उसका बेस जो है वो क्या है? ईंधन है। बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, देखो किसी को कुछ भी पूछना हो कमेंट में छोड़ देना, मैं देख लूँगा, मैं आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है ना भाई। इसके बाद अब यहाँ पर सुनना कि एक रॉकेट हो गया कौन सा? SLV3, दूसरा हो गया ASLV, तीसरा हो गया PSLV, नंबर 4 हो गया GSLV, है ना। वैसे भारत 5वीं पीढ़ी पे भी काम कर रहा है जिसका नाम है RLV-TD। ये 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। ये एक डेवलपमेंट फेज है। पहले इनके बारे में सुनना। ये भारत के पास ऐसे माने जाते हैं कि ये भारत के रॉकेट हैं, भारत के रॉकेट। बात क्लियर हो गई डियर? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब SLV3, ASLV, इनमें क्या डिफरेंट है, किसने इनको बनाया? अब पॉइंट पे ही आते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि भारत में रॉकेट किस तरीके से कौन बनाता है, क्या इनका प्रोसीजर है, क्या इनका सिस्टम है, ठीक है। तो इन रॉकेटों के बारे में, सबके बारे में हमें पढ़ना है कि साहब एक एक रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे। SLV3 कैसा काम करता है, PSLV कैसे काम करता है, ASLV कैसे काम करता है, GSLV कैसे काम करता है, इन सब पे पढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई? अभी एक बार आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है लगातार, वो हो रहा है इस क्रायोजेनिक को लेके। इस क्रायोजेनिक को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इधर देखो आप एक बार, मैं इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। क्रायोजेनिक तकनीक ऐसे लिख के इसको अपन क्लियर ही कर लेते हैं कि साहब ये बीमारी क्या है। डियर, ये गैस ईंधन मान लो आप इसको, एक तरह का ये मान लो कि जो जैसे ठोस हुआ, द्रव हुआ, ऐसे ही ये कौन सा ईंधन है डियर? ये गैस वाला ईंधन है। तो इसके अंदर 2 गैसेज हैं। एक गैस है हाइड्रोजन, एक गैस तो हाइड्रोजन है, और दूसरी गैस है दोस्तों ऑक्सीजन। बात क्लियर हो गई? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का जो तापमान है वो रखा जाता है -253 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, इस ऑक्सीजन का जो तापमान है ये रखा जाता है -183 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग रखा जाता है। फिर इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों? एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर रोटरी पंप, मैं लिख देता हूँ RP, मतलब रोटरी पंप की सहायता से कंप्रेस्ड किया जाता है। इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन जाएगा। जब जलेगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये जलता है, ये ऑक्सीजन जो है ये किसको जलाएगा? हाइड्रोजन को जलाएगा। ईंधन का दहन होगा और ऊर्जा का क्या होगा? संचार। ऊर्जा का जब संचार होगा तो रॉकेट गति करेगा, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रॉकेट है ये क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन जब जलेगा और ऑक्सीजन को जलाएगा
तो एक बात तो हाइड्रोजन बहुत है साहब, दहन करेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा का जब उत्सर्जन होगा तो रॉकेट गति करेगा। इसलिए जो क्रायोजेनिक तकनीक या गैस ईंधन जो है सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, ईंधन माना जाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि साहब इतना टेम्परेचर कर देते हैं, लेकिन ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -153 डिग्री सेल्सियस। ये मेंटेन रखना बहुत बड़ी समस्या है कि क्रायोजेनिक जो टेम्परेचर है इसको रखना एक समस्या है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन ये तो हो जाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर है, फिर इसको एक साथ मेंटेन रखना है, इस टेम्परेचर पर इनका दहन कराना है, तो ये एक समस्या का विषय है कि साहब ये चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे एक जनरल आगे भी हम क्रायोजेनिक तकनीक पे बात करेंगे जब GSLV, अभी इतना बताया कि सबको ये चल रहा था कि क्रायोजेनिक होता क्या है साहब, मैं लिख रहा हूँ और आपको पल्ले ही नहीं पड़ रही बात, उसके कारण वो चीज़ बतानी पड़ी। वैसे क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला जो भारत है ना, वो 6वां देश है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्रायोजेनिक इंजन जो भारत ने बनाया, तो भारत का नंबर कौन सा आ गया भाई साहब, 6वां स्थान आया भारत का। और जो भारत ने क्रायोजेनिक इंजन पूर्णतः कब डेवलप किया था, 2014 में। 2014 में भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया है, या क्रायोजेनिक तकनीक को भारत ने स्वयं ने अपने अंदर इस चीज़ को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये कौन से साहब, क्रायोजेनिक तकनीक। अब अपन एक एक रॉकेट के बारे में देखेंगे, अब एक एक रॉकेट पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रॉकेट देखा SLV-3। अब देखो भारत के अंदर रॉकेट बनाएगा कौन, मैं आपको बता दूं, इसरो। इसरो जो है ये रॉकेट बनाएगी, ये भारत की संस्था है। इसरो क्या है दोस्तों, एक संस्था है। अब बात आती है स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। अब बात आती है स्थान की, तो स्थान कहाँ है इसका, बेंगलोर। तो ये जो इसरो है ना, ये स्पेस में काम करती है। बहुत सारी और भी एजेंसियाँ हैं जो इनके साथ में काम करते हैं, मिलके काम करती है। तो ये मान के चलो, अगर हम स्पेस की जब चर्चा करेंगे तो इस पूरे के पूरे स्पेस में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसरो की उपलब्धि, इसरो की उपलब्धि, कि इसरो जो है ना, इस इसरो की उपलब्धि हमें पढ़नी है। बात क्लियर हो गई कि इसरो की उपलब्धि के बारे में हमें क्या करनी है दोस्तों, चर्चा करनी है। तो बात क्लियर हो गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। स्थान कहाँ है, बेंगलोर में। और हम पढ़ रहे हैं इसरो की उपलब्धियाँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पहला भारत का रॉकेट, जिसका नाम है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, ये रॉकेट है साहब भारत का, पहला रॉकेट है भारत का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह है भारत का प्रथम पीढ़ी का रॉकेट है। पीढ़ी का रॉकेट है, ये भारत की प्रथम पीढ़ी का रॉकेट है, ठीक है साहब। दूसरा, इसका निर्माण 1979 में किया गया, ठीक है। तीसरा, इससे कम भार वाले उपग्रह छोड़े गए, कम भार वाले उपग्रह छोड़े गए, किससे, SLV-3 से। लिखना, इसकी कुल 4 उड़ान कराई गई। कितनी उड़ान कराई गई, 4 उड़ान कराई गई। अब इन 4 उड़ानों में से बात ये आती है कि सफल रही, असफल रही, क्या रहा क्या नहीं रहा, उन पे बात करते हैं। इन 4 उड़ानों में से डियर ध्यान रखना, 2 उड़ान, इसकी जो 4 उड़ानें थी इसमें से 2 उड़ान असफल, जबकि 2 उड़ान सफल। इसकी 2 उड़ान असफल रही थी
और 2 उड़ान इसकी क्या रही थी, सफल। अब बात ये आती है कि कौन सी उड़ान सफल रही थी और कौन सी उड़ान। अब इसके द्वारा मेन बात की जाती है कि रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह छोड़े गए। रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह छोड़े गए। कौन सी श्रृंखला के डियर, रोहिणी श्रृंखला जो थी उस श्रृंखला के, जिसका प्रारंभ किया था 1979 से, उस श्रृंखला के उपग्रह इससे छोड़े गए थे। बात क्लियर हो गई दोस्त। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अब मैं इस पर क्या बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। अब मैं देखना चाहता हूँ कि SLV-3 जो रॉकेट था वो किस प्रकार का था, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, किस तरीके से इसका कितने चरण थे, वो चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ। तो डियर ध्यान से सुनना, इस रॉकेट के टोटल चरण थे इसके कितने दोस्तों, 4। इस SLV-3 जो था इसके जो टोटल चरण थे वो थे कितने दोस्तों, 4। यहाँ पर उपग्रह रखा गया, ये कैसे थे, कम भार वाले, जिनका वजन कितना था, बहुत कम था। और ये जो चारों चैम्बर थे, इन चारों चैम्बरों में डियर क्या भरा गया, ईंधन भरा गया। और इन चारों ही चरणों में सिर्फ एक ही ईंधन भरा गया, कौन सा, ठोस। मतलब कुल मिला के बात यह है कि SLV-3 के अंदर जो भी ईंधन था वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा था दोस्तों, ठोस ईंधन था, कोई और ईंधन नहीं भरा था। और इस ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीकारक था वो था ऑक्सीजन के बुलबुले। ऑक्सीजन के जो बुलबुले थे इसमें ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किए गए थे। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब सुना है कम भार वाले थे। मैं कह रहा हूं कि SLV-3 से कौन सी श्रृंखला छोड़ी गई डियर, रोहिणी। तो डियर इसमें टोटल सैटेलाइट कितने थे, 4। तो डियर ध्यान रखना, इस SLV-3 की जो प्रथम उड़ान थी वो असफल रही थी। प्रथम उड़ान असफल, मतलब भारत का पहला जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सैटेलाइट गया था वो रॉकेट जो था वो असफल हो गया। रोहिणी श्रृंखला का जो प्रथम सैटेलाइट था वो असफल हुआ, दूसरा वाला सफल हुआ और तीसरा असफल और चतुर्थ फिर क्या हुआ दोस्तों, सफल हुआ। तो कुल मिला के इस तरीके से इनका वर्गीकरण था। तो 4 में से 2 सफल और 2 क्या हुए दोस्तों, असफल हुए। तो ये कौन सा रॉकेट है, SLV-3। ये रॉकेट कौन सा है भाई, ये SLV-3 रॉकेट है। अच्छा, अब बात आपसे यदि पूछे कि भारत का प्रथम रॉकेट कौन सा है तो आप सीधा सा आंसर दे देना साहब, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, जो कि कम भार वाले उपग्रह ले जाने में क्या था, सक्षम था। अब ये भार कम ले जा रहा है, इसलिए अधिक भार का ले जाने के लिए, भाई अधिक भार का ले जाना है तो अधिक भार के लिए दूसरा रॉकेट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भारत ने कौन सा बनाया दोस्तों, ASLV। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से इन रॉकेट का विकास किया गया। इन रॉकेट का जो विकास हुआ वो इस तरीके से किया गया है कि एक PSLV और एक कौन सा है साहब, ठीक है भाई। तो बात क्लियर हो गई। तो अधिक भार के लिए कौन सा रॉकेट बनाया गया दोस्तों, ASLV। तो अपन बात करते हैं कौन से पे अभी, ASLV पर, ठीक है ना। तो देखो अपन बात कर रहे हैं अब किस पर, ASLV नंबर 2, एग्यूमेटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। बात क्लियर हो गई ना। अब ASLV पे मैं बात करता हूँ डियर। तो ASLV के अंदर क्या है, तो ये दूसरी बात, फर्स्ट बात तो ये है कि यह भारत की दूसरी पीढ़ी का रॉकेट है, भारत की दूसरी पीढ़ी का रॉकेट है। बात क्लियर हो गई कि कौन सी पीढ़ी का है भाई, दूसरी पीढ़ी का है। अच्छा, दूसरा 150 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने में सक्षम है, ले जाने में सक्षम। मतलब ये पहले माना कि ये मान के चलो कि SLV-3 जो था वो 40 किलोग्राम का उपग्रह ले जाने में सक्षम था, लेकिन ASLV कितने किलोग्राम तक के ले जा रहा है दोस्तों, 150 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने में क्या है दोस्तों, सक्षम है। अच्छा, तीसरी बात, यह भारत का प्रथम 5 चरणों वाला रॉकेट है, प्रथम 5 चरणों वाला
वाला रॉकेट है, मतलब इसके कितने चरण हैं टोटल? 5 चरण है, ध्यान रखना। मतलब इस रॉकेट के जो टोटल चरण है दोस्तों, वो चरण कितने भाई? 5 चरण हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी चरण नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके द्वारा कौन से उपग्रह छोड़े गए। तो नंबर 4 संवर्धित रोहिणी श्रृंखला। संवर्धित रोहिणी जो श्रृंखला थी वो इसके द्वारा छोड़ी गई। किसके द्वारा भाई? ASLV रॉकेट के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये 5 चरण थे और पांचों में कौन सा ईंधन था? ठोस था। नेक्स्ट पॉइंट, सभी चरणों में ठोस ईंधन भरा गया। सभी चरणों में ठोस ईंधन भरा गया। ठोस ईंधन भरा गया। तो इस चीज़ को क्लियर रखना। मैंने लिखा कि यह भारत की दूसरी पीढ़ी का रॉकेट है। दूसरा लिखा 150 किलोग्राम तक उपग्रह ले जाने में सक्षम है। तीसरा कहा है भारत के 5 चरणों वाला रॉकेट है। फिर चौथा कहा संवर्धित रोहिणी श्रृंखला छोड़ी गई। और पांचवा, सभी चरणों में कौन सा ईंधन भरा गया दोस्तों? ठोस ईंधन भरा गया। अब देखो मैं इसकी एक चीज़ और बना देता हूँ, स्ट्रक्चर कैसी थी। बात क्लियर होगी? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना भाई? देखो नेक्स्ट, अब मैं इसके वो बताता हूँ स्ट्रक्चर कि उसके अंदर इसके अंदर क्या था। कि ये जो रॉकेट था इसके अंदर जो सारे के सारे चरण थे, वन, 2, 3, 4 और 5, 5 चरण थे भाई। रॉकेट में टोटल चरण कितने थे? 5 ही थे ना। और इन पांचों ही चरणों में कौन सा ईंधन भरा गया? ठोस। 5 चरणों में कौन सा ईंधन भरा गया दोस्तों? ठोस। कि पांचों ही चरणों में कौन सा ईंधन है? ठोस ईंधन है। अब यही तो मैंने कहा कि ASLV भारत का ऐसा रॉकेट था जिसके टोटल 5 चरण थे और पांचों के पांचों चरणों में ही ठोस ईंधन को भरा गया। मतलब पांचों चरणों में कौन सा ईंधन था? ठोस ईंधन था। बात ये आती है कि साहब चरण क्यों बढ़ाए गए? इसलिए बढ़ाए गए, हम ये चाहते थे, ध्यान रख लेना, कि हमें अधिक दूरी तक उपग्रह को ले जाना है। देखो रॉकेट का विकास 2 पॉइंटों को ध्यान रखता है। अधिक दूरी तक जाना चाहिए और दूसरा अधिक वजन ले जाना चाहिए। दोनों ही बात अलग है कि साहब डिस्टेंस भी ज़्यादा लेना चाहिए, कि साहब ऑर्बिट्स अलग अलग हैं स्पेस की, 400 भी है, 900 भी है, 20,000, 200, 36,000 है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी है, जैसे हम मंगलयान तक भी जाएंगे तो मंगल तक जाएंगे तो वहाँ भी चाहिए साहब, सूर्य तक, तो वो सारी चीज़ें, चंद्रमा तक जाएंगे तो वहाँ तक के लिए रॉकेट चाहिए। हमारे क्या है कि एक तो दूरी अधिक लेना चाहिए रॉकेट और अधिक वजन का होना चाहिए। हमें ये लगा कि साहब हमने 4 चरणों का बनाया है तो इसके अंदर ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन है, अगर हम चरण बढ़ा देंगे तो वजन अधिक लेगा और दूरी अधिक जाएगा। लेकिन साहब ऐसे ये मान के चलो कि माना कि सपोज दैट ASLV 400 किलोमीटर तक लेके गया, सपोज दैट 900 तक लेके गया, वैसे 400 ही मान लेता हूँ मैं कि 400 किलोमीटर तक लेके गया। 5 चरण है 400 में। अब सपोज दैट दोस्तों मैं अगर इसमें क्या कर दूँ और चरण बढ़ा दूँ, तो दूरी बढ़ाने के लिए चरण बढ़ाने पड़ेंगे, तो ऐसे रॉकेट ही बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए साहब फिर क्या करना पड़ेगा कि जो आप उपयोग कर रहे हो कौन सा ईंधन, इसको मैं मिटा दूँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको कुछ अच्छा करना है टेक्नोलॉजी में, तो आपको ठोस ईंधन की जगह, ठोस ईंधन के साथ साथ या जगह आपको कौन सा ईंधन भी उपयोग करना पड़ेगा? तरल ईंधन। मतलब आप तरल ईंधन का उपयोग करो, इस ठोस से ऊर्जा अधिक देगा कौन सा? तरल। ये ध्यान रख लेना, ठोस ईंधन कम ऊर्जा देता है कंपैरिजन से किसके? द्रव ईंधन के। और द्रव से ज़्यादा ऊर्जा कौन सा देता है? गैस। तो ये अलग अलग वर्गीकरण हो गया ना भाई, क्लियर हो गई बात कि साहब ये कितना करेगा और वो कितना करेगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना, हमें अधिक दूरी तक जाना है, अधिक वजन लेके जाना है, तो ठोस ईंधन की जगह हमें कौन सा ईंधन उपयोग करना पड़ेगा? द्रव या तरल जो ईंधन है इसका उपयोग करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि साहब उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी मात्रा में दूरी ज़्यादा लेगा, वजन वाले भी उपग्रह ज़्यादा लेके जाएगा। इसी तरीके से इनका विकास किया जाता है। विकास में और कुछ नहीं है कि विकास जो करेंगे
वो इन्हीं चीज़ों को तो ध्यान में रखते हैं कि साहब इस चीज़ की मात्रा बढ़ा दो तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। ये कब जाके संभव है? जब हमारा विकास क्रम। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों जो रॉकेट थे SLV3 और ASLV, इन दोनों के अंदर कौन सा ईंधन था दोस्तों? ठोस ही था, और इनके अंदर कोई तीसरा ईंधन नहीं भरा गया था। दूसरा, सिर्फ ठोस ही था तो कम दूरी तक थे, क्योंकि ऊर्जा ठोस ईंधन क्या देता है दोस्तों? कम देता है, तो कम दूरी तक के ले जाने वाले क्या थे? रॉकेट थे। ठीक है ना भाई, ये बात क्लियर रखना आप, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनना मेरी बात कि साहब एक चीज़ बताओ कि ये जब रॉकेट जाते हैं तो आपने कभी सुना है कि रॉकेट अंतरिक्ष में चला गया और अंतरिक्ष में गया और आपकी छत के ऊपर पड़ा हुआ? ऐसा कभी हुआ है क्या कि रॉकेट उपग्रह को छोड़ देता है और अंतरिक्ष से वापस आ जाता है? कभी भी रॉकेट वापस पृथ्वी पर नहीं आता। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि रॉकेट जो है ये कभी भी पृथ्वी पर नहीं आता है। ये पृथ्वी पर आता ही नहीं है, ये कहाँ रहता है? अंतरिक्ष में ही रहता है, स्पेस में ही रहता है। तो सर ये जब ये ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत तो क्रिएट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनको, इन रॉकेट के जो रॉकेट्स होते हैं या वो जो होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है डियर, जो रॉकेट ऊपर जाता है तो जो चरण होते हैं ना, चरण वाले, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे रॉकेट है, यहाँ सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये देखो 1 2 3 और 4। तो डियर क्या होता है कि जब ये रॉकेट उड़ान भरता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ईंधन, एक एक चैम्बर अलग होते हैं। जैसे पहले चैम्बर का ईंधन खत्म होगा तो ये इससे हट जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा इससे, ये इससे अलग हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का जलेगा तो दूसरा भी अलग हो जाएगा। ऐसे चैम्बर्स खुलते हैं इसके 1 बाई 1। ऐसे नहीं कि साहब एक साथ ईंधन जलेगा, पीछे से ईंधन जलता आता है आगे की तरफ। तो पहला वाला खुलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लास्ट में क्या बचेगा? सैटेलाइट। और सैटेलाइट कहाँ चला जाएगा भाई साहब? कक्षा में चला जाएगा। इसलिए रॉकेट कभी भी पृथ्वी पर नहीं आता। और आपको पता है कि पृथ्वी पर कैसे आएगा साहब? वो जब वायुमंडल क्रॉस कर दिया, स्पेस के अंदर तो गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो नीचे आएगा ही नहीं। तो इसलिए कभी हमारी छत पे आके रॉकेट गिरता नहीं है भाई। ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ कि आपकी छत के आगे ऊपर आके गिर गया और आप माटी भर के खेल रहे हो? ऐसे दिवाली पर तो होता है ना। तो इसके अंदर अपन पढ़े SLV3 और ASLV, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे PSLV और GSLV के बारे में। थैंक यू दोस्तों।